नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के सेशन में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बाल विकास की अवस्थाएं, वृद्धि एवं विकास, इससे संबंधित क्वेश्चंस को कर लिया था। अब आज हमारी बारी है एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने की। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में यह चीज़ बताई थी कि आगे हम लोग विकास के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, तो आज का हमारा ये नया चैप्टर होगा बाल विकास के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में, विकास के बारे में आज हम यह पढ़ेंगे कि किन नियमानुसार जो सकारात्मक परिवर्तन होते हैं वह किसी बालक में होते हैं। इससे संबंधित यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जो भी 10-12 इसमें विकास के सिद्धांत बताए जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और यदि हम यहाँ पर समझेंगे उस विकास के सिद्धांत को, आप वीडियो अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत सारे क्वेश्चंस परफॉर्म करने में इजीली सबल हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। तो आज की इस कड़ी में हम बात कर लेते हैं कि बाल विकास के सिद्धांत क्या होते हैं। तो बाल विकास के सिद्धांतों की बात अगर हम करें तो एक किसी भी बालक के, किसी भी व्यक्ति में होने वाले जो सकारात्मक परिवर्तन होते हैं वह किन नियमानुसार होते हैं, किस पद्धति का उपयोग करते हुए होते हैं, यह इस चैप्टर में आज हमें पढ़ना है। तो कुछ पॉइंट वाइज 10-12 प्रकार के विकास के सिद्धांत हैं, उनको एक एक करके व्याख्या पूर्वक हम अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला सिद्धांत जो है वो निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो निरंतरता के सिद्धांत में हम ये बताया जाता है, जैसा कि हमने पहले यह चीज़ बताया है कि जो विकास होता है वो जन्म से या जन्म पूर्व से लेकर के और मृत्यु पर्यंत तक होता है। किसी किसी ने उसकी लिमिट किशोरावस्था तय कर दी गई और किसी किसी ने उसकी लिमिट परिपक्वावस्था यह तय कर दी है। जैसे कि मैंने बताया था क्रो एंड क्रो, जेम्स ड्रेवर, इन लोगों ने अलग अलग कहा था। याद दिलाता हूँ, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था? गर्भकाल से किशोरावस्था। और जो जेम्स ड्रेवर थे उन्होंने कहा था जन्म से परिपक्वावस्था। तो इस प्रकार से है, लेकिन जो सर्वमान्य माना जाता है वह यह है कि प्रसव पूर्व से लेकर के और मृत्यु पर्यंत तक यह हमारा विकास चलता रहता है। तो विकास के चलने के बाद निरंतरता का सिद्धांत इसी को कहते हैं कि निरंतर हमारा विकास हुआ करता है। किसी भी एज लिमिट पर जाकर का वह रुकता नहीं है। व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक कुछ सीखता है। यदि कुछ सीखता है तो वह उसका विकास है। यदि कुछ वह सकारात्मक सीखता है तो वह विकास है। परिवर्तन, नकारात्मक परिवर्तन विकास नहीं कहलाएंगे, हमने बहुत ब्रीफली डिस्कस किया है, लेकिन सकारात्मक परिवर्तन विकास कहलाएंगे। साथ ही साथ जो शारीरिक वृद्धि, आकार में वृद्धि, मस्तिष्क की परिपक्वता, इस प्रकार से जो परिपक्वता होगी हमारी, वह भी विकास के अंतर्गत आएगी। वृद्धि विकास का ही एक भाग है। जो ग्रोथ है, ग्रोथ इज द सबसेट ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट इज द सुपरसेट ऑफ ग्रोथ। वृद्धि विकास में सम्मिलित है, परंतु पूरा विकास वृद्धि में सम्मिलित नहीं। तो हमने बताया कि जो विकास होता है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसको कह दिया जाता है कि गर्भ से और कब्र तक की होने वाली जो प्रक्रिया होती है वह विकास होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पहलुओं को व्यक्ति सीखता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 60 और 61 वर्ष की, 70 वर्ष की अवस्था में कोई व्यक्ति कुछ सीख नहीं सके। बहुत सारी चीज़ होती है सीखने के लिए, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें अनुभव के द्वारा भी सीखी जाती हैं। तो कुछ भी नया सीखना जो हमारे जीवन जीने के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके और हमें समाज में कुछ नया सीखने लायक, सकारात्मक सीखने लायक, उपयोगी बना सके, वह सभी विकास के अंतर्गत आएंगे। तो इसलिए यहाँ पे निरंतरता का सिद्धांत होता है पहला सिद्धांत।
निरंतरता का सिद्धांत कई बार नेम से पूछ लिया जाता है। इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं कि इनमें से कौन सा विकास के सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो जितने हम लिखाएंगे वो सारे सम्मिलित होंगे, उसके अलावा कुछ भी आएगा तो सम्मिलित नहीं होगा। इसलिए ये 10-12 प्रकार के सिद्धांतों के नाम भी आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्वावश्यकता आपके लिए है। तो एक एक विकास के सिद्धांत का नाम भी यहाँ पे नाम से पूछा जाता है। निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत पूछ लिया गया, ठीक, विकास दिशा का सिद्धांत, ठीक, डायरेक्शन का। तो इस प्रकार से 4 दे देंगे और एक कोई नहीं रहेगा उसमें। तो यदि आपको सभी नाम याद रहेंगे तभी आप उस ऑप्शन को टिक कर पाएंगे। और अन्य अलग अलग प्रकार के सिद्धांतों से रिलेटेड भी प्रश्न उसके अंदर आते हैं। इसके कहने का मतलब क्या है? तो निरंतरता के सिद्धांत का मतलब यह हुआ कि विकास सदैव चलने वाली, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म पूर्व से और मृत्यु पर्यंत तक। पहला सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार हो जाती। तो जो दूसरा सिद्धांत हमारा है वो है विकास दिशा का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ क्या बोलेंगे? डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये। इसके क्वेश्चन हम पिछले क्वेश्चंस की सीरीज में भी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें एक प्रश्न पूछा गया था, शिरा पदाभिमुख का सिद्धांत क्या है? और 4 ऑप्शन दिए हुए थे, केंद्र से बाहर की ओर, सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, और एक कोई और दिया हुआ था। तो उसमें हमने लगाया था सिर से पैर की ओर। तो यह जो विकास दिशा का सिद्धांत है, इसमें यह चीज़ देखा जाता है कि शारीरिक रूप से या अन्य पक्षों के रूप से भी जो विकास होता है वह कहाँ से कहाँ तक की ओर होता है। इसमें 2 पार्ट आते हैं। पहला पार्ट आता है शिरा पदाभिमुख, जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कराया था। पहला सिद्धांत है शिरा पदाभिमुख, या इसको बोल देते हैं सिर से पैर की ओर। इंग्लिश इसकी जरूर ध्यान रखेंगे। इस तरह से नाम आ गया, अगर मान लिया कोई सक्षम नहीं है, लेकिन जो इंग्लिश होगी वो उसकी हमेशा एक रहेगी और वो इसकी बोली जाएगी सिफेलोकॉर्डल। ये इसकी इंग्लिश है। एक ये सिद्धांत हो गया। इसका मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। शिरा पदाभिमुख का सिद्धांत जो होता है उसका मतलब होता है सिर से पैर की ओर। जब भी कभी भी बच्चा गर्भ में होता है या उसके बाद में आने वाली बात होती है, तो सबसे पहले उसके सिर का विकास होता है और धीरे धीरे चलते अन्य अंगों का विकास होकर के पैर की ओर तक का विकास होता है। ये गर्भ की बात कही जाए, या फिर बाहर की बात में भी हम कहते हैं कि 1/4 बॉडी वेट जो होता है वह हमारा सिर होता है, और धीरे धीरे करके जब अन्य पार्ट विकसित होते जाते हैं तो उससे और आगे जब हम चलते हैं तो बॉडी वेट का 1/10 हमारा सिर रह जाता है, और उसके बाद में धीरे धीरे नॉर्मलिटी की ओर मूव करता जाता है और धीरे धीरे हम नॉर्मल शरीर को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पहले जो अनुपात होता है वो सर का पहले भार ज़्यादा होता है और फिर धीरे धीरे कम होता जाता है, यानी सिर से पैर की ओर जो विकास होता है वह चलता जाता है। ठीक, तो शिरा पदाभिमुख का मतलब यही है कि सिर से पैर की ओर विकास होता है, चाहे वो गर्भ की बात हो और चाहे वो बाहर की बात हो। शारीरिक रूप से भी इसका मतलब लिया जाता है कभी कभी। तो पहला सिद्धांत तो इनके अंदर ये आ जाएगा। दूसरा जो सिद्धांत होता है वह होता है केंद्र से बाहर की ओर। केंद्र से
बाहर की ओर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉक्सी डिस्टल। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी डिस्टल। प्रॉक्सी डिस्टल डेवलपमेंट। तो दो टर्म आप याद रखेंगे, सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट एंड प्रॉक्सी डिस्टल डेवलपमेंट। केंद्र से बाहर की ओर का क्या मतलब है? जिस प्रकार हमने सिर की बात करी कि सबसे पहले सिर का विकास होता है और धीरे धीरे चलते चलते पैर की ओर बढ़ते हैं, यानी विकास जो सिर से पैर की ओर होता है, उसी प्रकार से अगर हम ये लंबाई की बात करा तो लंबाई की बात जब हमने किया तो वो सर से पैर की ओर आएगा, लेकिन जब चौड़ाई की बात करेंगे तब केंद्र से बाहर की ओर। मान लिया एक रेडियस है हमारी, हम गोलाकार हैं, एक रेडियस है, ठीक, तो रेडियस से और परिधि की ओर जो मिलाने वाली हमारी त्रिज्या होती है, ये मान लीजिए, तो परिधि ये हमारी है और केंद्र अंदर है जहाँ पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड बीचों बीच में होती है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड से लगे हुए अंगों का विकास होते होते धीरे धीरे हम त्वचा के बाहरी आवरण तक हमारा विकास होता है। तो इसलिए केंद्र से बाहर की ओर मतलब क्या? जो शरीर के बीचों बीच में हमारे भाग हैं, शरीर के अंग हैं, वहाँ से लेकर के और बाहर की ओर हमारा धीरे धीरे विकास होता है। तो लंबाई में बात करें तो सिर से पैर की ओर, शिरापदाभिमुख, और अगर इसकी बात करें, चौड़ाई की बात करें, तो वह केंद्र से बाहर की ओर होती है। तो यह विकास के सिद्धांत की ओर आता है। एक प्रकार से क्रम भी बताया गया है इसमें कि कहाँ का पहले होगा और कहाँ का बाद में विकास होगा, और यह स्थिर प्रक्रिया है, सभी जीवों में समान प्रकार से होती है। तो इसलिए यह एक नियम के अंतर्गत, एक सिद्धांत के अंतर्गत यहाँ पे आ गया। किसी किसी में देखने को मिलता है रैंडम मूव होता है, किसी का कहीं से हो रहा है, किसी का कहीं से हो रहा है, तो फिर यह विकास की श्रेणी में नहीं आ सकता था। तो यह विकास की श्रेणी में तभी आ रहा है सभी का सिद्धांत समान होगा। तो इस प्रकार से ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखेंगे। अगले सिद्धांत की ओर पढ़ेंगे। तो जो अगला हमारा सिद्धांत है वह वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। तीसरा जो है वो वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत चर्चा कर चुके हैं, अभी हम बताएंगे तो आपको याद आ जाएगा। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ और वैयक्तिक विभिन्नता को क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कोई एक क्वेश्चन आया था, उसमें ये पिछली बार पूछा गया था। देखिए, जो हम चैप्टर पढ़ते हैं उनको क्वेश्चन से रिलेट करना बहुत ज़रूरी है, और क्वेश्चन को समझने के लिए उसको चैप्टर से रिलेट करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम अध्याय को पढ़ते हुए उसके एप्लीकेशन की ओर भी ध्यान देंगे और एप्लीकेशन को करते हुए उसके कॉन्सेप्ट की ओर भी ध्यान देंगे, तो यदि दोनों काम हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा सफल होना तय है। तो इसलिए रिलेट करते हुए पढ़ें, जिससे हमें चीज़ें जो पढ़ रहे हैं वो फर्जी ना लगें। ठीक, ये बात आप भी समझेंगे जब आगे क्वेश्चन करेंगे, और पीछे क्वेश्चन किए हैं तो आप समझ भी चुके हैं यदि हमारी शुरू से और अब तक की वीडियो देखी हुई है। तो दोनों चीज़ें हमारा करना आवश्यक है। इसकी बात हमने तब करी थी जब एक क्वेश्चन आया था वहाँ पर कि उसमें ऑप्शन दिए हुए थे, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कोई भी बच्चा विशिष्ट नहीं होता, एक बच्चा विशिष्ट होता है, सभी बच्चे विशिष्ट होते हैं या सामान्य होते हैं। इस प्रकार से जो आया था उसमें हमने अब अन्य ऑप्शन की जो है सटीकता की बात हम नहीं करते हैं, सिर्फ एक ऑप्शन जो कि उसमें सही ऑप्शन था और उसकी व्याख्या भी हमने की थी, उसकी सटीकता की हम चर्चा करते हैं यहाँ पर। उसका ऑप्शन जो सही था वो था प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होने की क्या बात थी? मैंने कहा था सभी बच्चों के समझने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए चीज़ें अपने अनुसार बनाने की योग्यता होती है। कोई भी टीचर यदि किसी बच्चे को कुछ सिखा रहा है तो 30 बच्चों को, 40 बच्चों को मान लिया हुआ कोई भी चीज़ सिखा रहा है, तो प्रत्येक बच्चे की अपने माइंड में चित्रण करने की, कॉन्सेप्ट बनाने की, चीज़ों को समझने की क्षमता और चीज़ों को समझने का तरीका
यह दोनों अलग अलग होते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उन 30-40 बच्चों के समूह में प्रत्येक बच्चा एक ही स्थान से, एक ही लालन पोषण, एक ही पर्यावरण और एक ही वंशानुक्रम से आया हुआ नहीं होता है। जो 30-40 बच्चे सभी होते हैं, उनका वंशानुक्रम और वातावरण यह दोनों अलग अलग होते हैं। अलग अलग समुदाय से, अलग अलग संस्कृतियों से और अलग अलग परिवेश से आए हुए बच्चे होते हैं। और इस प्रकार उनकी भाषा, उनकी रुचियां, घर में किसी को रुचि है मान लिया, किसी और अन्य चीज़ में, दूसरे बच्चे के घर वालों को किसी अन्य चीज़ में रुचि है, तो इस प्रकार से रुचियां, वह वातावरण अफेक्ट करता है, उन पर प्रभाव डालता है। तो इसका मतलब प्रत्येक बच्चे के सोचने समझने की, भाषा को अनुकूलित करने की और स्कीमास बनाने की, कॉन्सेप्ट मेकिंग, ये अलग अलग होती है। तो इसलिए हर एक बच्चा विशिष्ट होता है। यहाँ तक कि जो जुड़वा बच्चे एक ही माता पिता और परिवेश से होते हैं, उनमें भी कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं, क्योंकि एक ही समय पर हर एक काम वह साथ साथ नहीं कर रहे होते। कुछ न कुछ उनके माइंड में चलने वाली प्रक्रियाएं अलग अलग ज़रूर होती हैं। जुड़वा बच्चों की बात जब आती है तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आगे जो अगला चैप्टर वो हमारा होगा वो वंशानुक्रम एवं वातावरण ही होगा। उसमें वंशानुक्रम में कौन कौन से फैक्टर्स हमें अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से कारक हमें प्रभावित करते हैं, उनकी चर्चा, और वातावरण के कौन कौन से कारक, कौन कौन से फैक्टर्स हमें प्रभावित करते हैं, इनकी विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। एक दो प्रयोगों पर भी जो है बात की जाएगी, जैसे जुड़वा बच्चों पर प्रयोग हुआ, मलिन बस्तियों में रहने वाले निर्धन बालकों, गरीबों और सामान्य तबके से ऊपर उठे हुए अमीर बालकों, इनकी चर्चा, इनकी तुलना, यह सभी हम करेंगे निश्चित रूप से। तो वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत यही बताता है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चे की रुचियाँ, प्रत्येक बच्चे की भाषा, बोलने की स्टाइल, समझने की स्टाइल, स्कीमास बनाने की स्टाइल, ये अलग होती है। बहुत सारी हद तक समानता भी हो तो 10% उनमें विभिन्नता ज़रूर ही होगी। इसलिए 100% सेम टू सेम किसी को नहीं कहा जा सकता है, और यही वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत हमारा कहता है। इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, निश्चित रूप से इसमें क्वेश्चन आते हैं। अगले सिद्धांत पर आते हैं। जो अगला सिद्धांत हमारा आता है वह आता है क्रमबद्धता का सिद्धांत। क्रमबद्धता के सिद्धांत पर हम चर्चा करेंगे। क्रमबद्धता का सिद्धांत इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इसको बोल सकते हैं, या यूनिफॉर्म पैटर्न। मेन जो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, यही नाम होगा। हम सबकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि हिंदी में बाय मिस्टेकन कोई चीज़ हो जाती है, तो हम उसकी इंग्लिश देख करके उसको परफेक्ट और करेक्ट ये कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो अगर ये हम काम तभी कर सकते हैं जब कोई क्वेश्चन मान लिया हिंदी में गलत दिया होता है तो इंग्लिश सर्वमान्य मान लिया जाता है वहाँ पर, और कहा जाता है कि अगर कन्फ्यूज़न हो तो हिंदी और इंग्लिश में से जो इंग्लिश वाला पार्ट होगा वह करेक्ट माना जाएगा। इंग्लिश को जो करेक्ट मानने के लिए हमने उसकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी और कीवर्ड्स भी तो समझने होंगे, तो इसलिए जो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी और कीवर्ड्स होंगी उन्हें भी हमने जानना जरूरी है, हिंदी में तो जाने ही। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न ऐसे ही लिख करके आता है। ये क्या होता है कि विकास की सभी अवस्थाओं का क्रम समान होता है। कहने का मतलब ये है विकास एक क्रम से होता है। सबसे पहले बच्चा लेटा रहता है, उसके बाद वो सर उठाता है, सर उठाने के बाद में वो बैठता है, बैठने के बाद में वो धीरे धीरे यानी घुटनों के बल चलने का प्रयास करता है, उसके बाद वो खड़ा होकर के चलने का प्रयास होता है। लेकिन कभी किसी में ऐसा नहीं होता है कि सबसे पहले बच्चा खड़ा हो जाए, उसके बाद वो लेटे, फिर वो बैठना सीखे, ठीक, पहले वो खाना सीख जाए, फिर वो दूध पीना सीखे, ऐसा होता नहीं है। सभी बच्चों में, चाहे वो किसी भी प्रकार के बच्चे हों, सबसे पहले
उनमें जो अवस्थाएं होती हैं, उनमें जो विकास का क्रम होता है वह एक जैसा होता है। सबसे पहले वो वही काम करेंगे, पहले लेटेंगे, फिर सिर उठाएंगे, फिर बैठेंगे, फिर घुटनों के बल चलेंगे, फिर सीधा चलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कभी ऐसा नहीं होगा कि बाल्यावस्था पहले आ जाएगी और शैशवावस्था बाद में आएगी, इस तरह से भी नहीं होगा। जिस प्रकार से शारीरिक परिवर्तन होते हैं उसी क्रम में हमेशा शारीरिक परिवर्तन होंगे। तो इसलिए यह एक सिद्धांत बनाया गया और उसका नाम है क्रमबद्धता का सिद्धांत। मतलब जो विकास होंगे वह क्रम से ही होंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न इसी को कहेंगे। अगले सिद्धांत पर आते हैं। तो पांचवा सिद्धांत हमारा ये आता है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये होगा प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड environment। प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये क्या होता है? जैसा कि मैंने अभी पहले चर्चा की कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट क्यों होता है, क्योंकि उसकी हेरिडिटी, उसका जो वंशानुक्रम होता है वह और जो उसका वातावरण होता है वह प्रत्येक बच्चे का कुछ ना कुछ अलग होता है और इसलिए हर एक बच्चा वैयक्तिक रूप से विभिन्न होता है, भिन्न होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ लगभग बताई गई है कि जो हमारा विकास होता है वह एक अंतःक्रिया होती है हमारे वंशानुक्रम और हमारे वातावरण के बीच में। वुडवर्थ ने आगे ये भी कहा कि जो ये वंशानुक्रम और वातावरण में जो रिलेशन होता है वह गुणात्मक होता है, धनात्मक नहीं होता है, गुणात्मक होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है उन दोनों के बीच में। ठीक है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे कैसे मल्टीप्लिकेशन उन्होंने कह दिया, जोड़े के वंशानुक्रम और वातावरण को जोड़े क्यों ना हो, इस तरह से उन्होंने व्याख्या क्यों की कि इस प्रकार से होता है मानो कि दोनों में गुणा हो रहा हो वंशानुक्रम और वातावरण में। तो इस प्रकार से जो हमारा रिजल्ट होता है, किसी भी पर्सनालिटी का जो रिजल्ट होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है किसका, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इस प्रकार से भी कहें, मतलब दोनों बहुत ही जटिल तरीके से एक दूसरे से संबद्ध होते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। तो यहाँ पर यह बात कही जाती है कि जो विकास होता है वह दोनों चीज से बहुत अधिक प्रभावित होता है। पहला तो वातावरण और दूसरा वंशानुक्रम। पहला वंशानुक्रम ही बोल सकते हैं। वंशानुक्रम क्या, गर्भकाल से जो पैतृक जीन्स के जो ट्रांसफर होते हैं, जीन ट्रांसफर, जीन इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ते हैं, गुणसूत्रों का ट्रांसफर, 23 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं, उनसे जो माता पिता के पैतृक गुण होते हैं वह बच्चे में ट्रांसफर होते हैं और उनके अंदर, बच्चे के अंदर अपने माता पिता से मिलते हुए शारीरिक मानसिक लक्षण दिखते हैं। तो उससे उसका विकास प्रभावित होता है। मस्तिष्क की बात हो यानी मानसिक रूप से लक्षण का ट्रांसफर हो, शारीरिक रूप से बच्चे दिखते भी हैं, मिलते जुलते हैं, वह उसका ट्रांसफर हो और उससे उसके विकास के जो परिवर्तन होते हैं सकारात्मक, उन पर प्रभाव पड़ता है। यह वंशानुक्रम की बात कर दी गई। वातावरण, जन्म के बाद वह किस प्रकार की बस्ती में रहा, उसका पास पड़ोस में व्यवहार कैसा है और पास पड़ोस वालों का व्यवहार उसके प्रति, उसके परिवार के प्रति कैसा है, इससे उसकी स्कूलिंग कैसे हुई है, उसको किस प्रकार से एजुकेट किया जाता है, छोटे स्तर पर यानी प्री स्कूलिंग जो होती है वह किस प्रकार से परिवार के द्वारा की गई है, वह किस प्रकार से समाज के द्वारा की गई है। तो यह बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है उसके विकास को लेकर। अगर उसका बेस अच्छा बन जाता है तो निश्चित रूप से वह आगे चलकर बहुत अच्छा कार्य करता है, बौद्धिक क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करता है, व्यवहारात्मक क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य करता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में। तो इसलिए वंशानुक्रम
से हमारे होने वाले सकारात्मक परिवर्तन यानी विकास प्रभावित होता है। वातावरण से भी निश्चित रूप से विकास प्रभावित होता है। जहाँ पर अच्छी स्कूलिंग नहीं हो पाती उनकी और जहाँ पर बहुत अच्छी स्कूलिंग होती है उनकी, दोनों के बीच की अगर तुलना करेंगे तो अंतर हमें स्पष्ट दिखाई देता है। इससे यह चीज़ सिद्ध होती है कि जो वातावरण होता है वह एक महत्वपूर्ण कारक होता है हमारे विकास में। वंशानुक्रम की बात की जाए तो बहुत सारे प्रयोग इस पर भी किए गए और उसमें यह चीज़ देखा गया कि जिनके वंशानुक्रम यानी माता पिता की प्रकृति किस तरह से होती है, साथ ही साथ उनकी बौद्धिक क्षमताएं क्या हैं, उनका डील डॉल और चलने का तरीका इस प्रकार से क्या है वह बच्चे में दिखती हैं। यह बच्चे में दो प्रकार से दिखती हैं। पहला तो पैतृक गुणों की यानी जीन्स के ट्रांसफर के द्वारा, और जो दूसरा है वह शैशवावस्था में जो अनुकरण करता है अपने माता पिता और परिवारीजनों का, उसके द्वारा ये देखने को मिलती है। तो जो पांचवा होगा वह वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम। अगला जो आता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये जो विकास होता है यह सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। प्रिंसिपल ऑफ प्रीसीडिंग यानी चलना, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इसकी भी चर्चा हम क्वेश्चन में कर चुके हैं। इसकी चर्चा इस प्रकार से की गई है कि पहले कोई भी बच्चा किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए उसके सामान्य पक्ष को समझता है। इसको समझने के उपरांत वह उसके विशिष्टता की ओर ध्यान देता है, उसमें कुछ नया सृजन करने की, कुछ क्रिएट करने की ओर ध्यान देता है। लेकिन कुछ भी नया क्रिएट करने से पहले, उसमें कुछ स्पेसिफाई करने से पहले वह उसके सामान्य पक्षों को भली भांति समझ ले, यह जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं कि किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई खोज कर डाले लेकिन उसके सामान्य पक्षों का उसे पता नहीं है। वैज्ञानिक होते हैं, खोज करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, कोई स्पेसिफिक खोज करते हैं, लेकिन उससे पहले वह उस चीज़ का विधिवत अध्ययन करते हैं कि इसकी प्रकृति सामान्य रूप से क्या है, इसके सभी सामान्य पक्ष किस प्रकार से हैं। उनका भली भांति अध्ययन करने के उपरांत वह उसमें कुछ विशिष्ट खोजने का, कुछ एग्जाम्पल ढूंढने का प्रयास करता है और अपनी खोज को एक सफल रूप वह तभी दे पाता है। तो इस प्रकार किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले हम उसके सामान्य पक्षों को पहले समझते हैं और फिर विशिष्टता की ओर जाते हैं, और यही विकास का सिद्धांत है। बिना सामान्य पक्ष को जाने हम उसमें कोई भी खोज, कोई भी विशेषता, कोई भी विशिष्टता हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो यह एक सिद्धांत हो गया। कुल मिलाकर के 12 सिद्धांत हैं, जिसमें 6 सिद्धांतों की चर्चा आज हमने यहाँ पर की है। बाकी के जो 6 सिद्धांत यानी भाग 2 में वीडियो में हम बाकी के 6 सिद्धांतों की चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो इन 6 सिद्धांतों को रिवाइज करिए, इनके प्रश्न ढूंढिए, प्रश्नों को करने का प्रयास करिए। निश्चित रूप से ये जितनी व्याख्या की गई है, आप प्रश्नों को करने में बहुत ही सुख का अनुभव करेंगे। बाकी के जो 6 सिद्धांत हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अपनी जो क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और रिव्यू भी दें इसका। साथ ही साथ आप आई बटन पर क्लिक करें और आई बटन पर क्लिक करने के बाद पिछले की जो चैप्टर्स की लेक्चर वीडियोस हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जा कर के आप लेक्चर वीडियोस को प्राप्त कर सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात होती है, वो पिछला जो एक चैप्टर बताया गया है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में जा कर के उसके और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनकी तर्कपूर्ण व्याख्या ये भी आप सुन सकते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहें, हमें सपोर्ट करते रहें। आपका यह समर्थन लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के रूप में हमें मिलता रहेगा, या मैं आशा करता हूँ, यदि आपको अच्छा लगे तो।
थैंक यू सो मच।